तो यार शुरू करते हैं विद द यूनिट 1। यार यूनिट 1 में सबसे पहले हमें ये कुछ 12-13 डेफिनेशन है, ये पढ़नी है और इनसे एमसीक्यू आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट पता नहीं यार क्या चाहिए, तो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा अलंकार। ये अलंकार में क्या होता है? अलंकार की सबसे पहले डेफिनेशन देखो, परिभाषा। अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। अलंकार की परिभाषा है वर्णों के विशेष वर्णों के सार्थक समूह को, विशेष वर्णों के सार्थक समूह को अलंकार कहते हैं। जो विशेष वर्ण होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का दूसरा नाम होता है पलटा, और पलटा मीन्स उलटना। अलंकार का दूसरा नाम होता है पलटा या फिर उलटना, पलटा या फिर उलटना, ठीक है। और चढ़ते क्रम को कहते हैं आरोह, उतरते क्रम को कहते हैं अवरोह। इसके 4 प्रकार होते हैं, नाम की जरूरत नहीं है, आप बस 4 प्रकार याद रखो, इसके 4 प्रकार होते हैं। अलंकार का चढ़ता क्रम क्या कहलाता है? आरोह। उतरता क्रम क्या कहलाता है? अवरोह। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या होती है? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सॉरी, शब्दों के नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चढ़ता क्रम क्या होता है? आरोह। उतरता क्रम क्या होता है? अवरोह। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। और भरत मुनि के अनुसार, जो भरत मुनि है, हमारे भरत मुनि थे, एक बहुत ज्ञानी मुनि थे, तो भरत मुनि के अनुसार राग सौंदर्य का गहना है। ऐसे एमसीक्यू भाई हमारे पास आते हैं कि किस मुनि ने ऐसा कहा है कि राग सौंदर्य का गहना है। तो किस मुनि ने कहा है? ये कहा है भरत मुनि ने, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार राग सौंदर्य का गहना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ना देखो, पढ़ते हैं, लेट्स रीड इट। भरत मुनि के अनुसार राग सौंदर्य का गहना है, ठीक है। और भरत मुनि ने क्या माना है? भरत मुनि ने माना है कि हमारे 33 अलंकार होते हैं, 33 अलंकार होते हैं। मतंग मुनि ने क्या माना है? मतंग मुनि ने भी माना है कि हमारे 33 अलंकार होते हैं, बट हमारे अहोबल जी थोड़े नोटी हो गए, उन्होंने कहा कि 69 अलंकार होते हैं, ठीक है। अहोबल जी ने क्या कहा? अहोबल जी ने कहा कि हमारे 69 अलंकार होते हैं। और शारंग देव जी ने क्या कहा? शारंग देव जी ने कहा कि 63 अलंकार होते हैं। ये हमारे 4 मुनि है। देखो यार, इससे आपसे थ्योरी में काफ़ी कम पूछ सकता है कि जैसे ये हमारे अलंकार हैं, तो इससे आपको या तो 1 नंबर का क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आएगा, या फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्या ही बन जाएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो कि भरत मुनि के हिसाब से, भरत मुनि के अनुसार 33 अलंकार होते हैं, और मतंग मुनि के अनुसार भी 33 अलंकार होते हैं। क्योंकि इससे एमसीक्यू आ सकता है, थोड़ा डीप में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अहोबल जी के अनुसार 69 अलंकार होते हैं, और शारंग देव जी के अनुसार 63 अलंकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ण की। पहले डेफिनेशन क्लियर है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। विशेष वर्णों के सार्थक समूह को अलंकार कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट देखो, अलंकार का दूसरा नाम होता है पलटा या फिर उलटना। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसके 4 प्रकार होते हैं। चढ़ता क्रम कहलाता है आरोह, और उतरता क्रम क्या कहलाता है बच्चों? उतरता क्रम कहलाता है अवरोह। भरत मुनि के अनुसार राग किसका गहना है? राग सौंदर्य का गहना है। भरत मुनि ने कहा कि 33 अलंकार होते हैं, मतंग मुनि ने कहा कि 33 अलंकार होते हैं, अहोबल जी ने कहा कि 69 अलंकार होते हैं, और शारंग देव जी ने कहा कि 63 अलंकार होते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन पर, जो कि है हमारी कर्ण। ये देखो भाई, कर्ण। कर्ण का साधारण अर्थ होता है तिनका। कर्ण मतलब कर्ण बिल्कुल छोटा सा, छोटी सी क्वांटिटी। कर्ण का दूसरा अर्थ होता है तिनका। और इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा होती है भाई, मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र
स्पर्श करना कर्ण कहलाता है। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कर्ण कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं संगीतकार रचनाओं को सजाने या संवारने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ। संगीतकार रचनाओं को सजाने और संवारने के लिए, सजाने और संवारने के लिए कर्ण का प्रयोग होता है। संगीतकार रचनाओं को सजाने और संवारने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, इसका प्रयोग क्या होता है भाई? इसका प्रयोग होता है संगीतकार रचनाओं को सजाने और संवारने में। इसके दो प्रकार होते हैं, पूर्व लगन अलंकार, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। पूर्व लगन कर्ण क्या होता है? जब मुख्य स्वर के बाई ओर, मतलब मुख्य स्वर से पहले, देखो हाँ, तो भाई अब हम पढ़ते हैं यार कर्ण के प्रकार। यार कर्ण के मेरे भाई दो प्रकार होते हैं। कर्ण का पहला प्रकार होता है पूर्व लगन अलंकार, पूर्व लगन कर्ण, सबसे पहला प्रकार पूर्व लगन कर्ण। एंड जो हमारा सेकंड होता है अनुलगन कर्ण। तो भाई जब पूर्व लगन कर्ण होता है हमारा, जो हमारा होता है भाई पूर्व लगन कर्ण, पूर्व लगन कर्ण मुख्य स्वर के बाई ओर, मुख्य स्वर के बाई ओर लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा मुख्य स्वर है मैं, हमारा मुख्य स्वर है मैं, और मैं के बाई ओर होता है मेरे भाई लेफ्ट साइड। तो यह मुख्य स्वर के लेफ्ट साइड कुछ लिखा जाता है, जो भी चीज़ लिखी जाती है उसे हम कहते हैं अनुलगन, पूर्व लगन कर्ण। पूर्व लगन से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पूर्व लगन मतलब पूर्व, मतलब मुख्य स्वर के पहले, मुख्य स्वर के पहले। अब सेकंड वाला आता है अनुलगन कर्ण। अनुलगन कर्ण में क्या होता है? अनुलगन कर्ण में होता है मुख्य स्वर के दाईं ओर, मतलब मुख्य स्वर के राइट साइड, मुख्य स्वर के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा कर्ण है इसका मेरे भाई दूसरा नाम होता है स्पर्श स्वर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है स्पर्श स्वर। स्पर्श स्वर से फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है कर्ण। कर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? कर्ण का साधारण अर्थ क्या होता है? कर्ण का साधारण अर्थ देखो, बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ दोबारा से, जिसको समझ नहीं आया भाई देखो कर्ण क्या होता है। ये याद करने का है, थियोरेटिकल है, तो मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि आप बस इसे याद कर लेना। मैं एक बार फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है इस सेकंड टॉपिक में कर्ण में। कर्ण का साधारण अर्थ क्या होता है? कर्ण का साधारण अर्थ होता है मेरे भाई तिनका। तिनका मतलब कोई भी छोटी चीज़, छोटा पार्टिकल, उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है मुख्य स्वर के पिछले, अगले या पिछले स्वर को, मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना, मात्र स्पर्श करना कर्ण कहलाता है। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कर्ण कहलाता है। कर्ण का प्रयोग होता है संगीतकार रचनाओं को सजाने और संवारने में। कर्ण का प्रयोग हम करते हैं संगीतकार रचनाओं को सजाने और संवारने के लिए। अब कर्ण के प्रकार कितने होते हैं? कर्ण कितने टाइप का होता है? तो कर्ण दो टाइप का होता है। कर्ण का पहला टाइप होता है पूर्व लगन अलंकार और सेकंड टाइप होता है अनुलगन अलंकार।
पूर्व लगन अलंकार में हो, पूर्व लगन कर्ण में होता है और अनुलगन कर्ण। पूर्व लगन कर्ण में क्या होता है, जब मुख्य स्वर के बाईं ओर, मतलब मुख्य स्वर के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, मुख्य स्वर के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अनुलगन कर्ण में क्या होता है, मुख्य स्वर के दाईं ओर, मतलब मुख्य स्वर के राइट साइड लिखा जाता है। और कभी कभी भाई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे ये लिख के दे दिया वे और मैं, वे के नीचे मैं, तो ये पूछेंगे कि ये किस, मतलब ये क्या चीज़ है, ये और चार ऑप्शन दे देंगे, ये अलंकार है, ये कर्ण है, ये मीन है, ये ठाठ है, तो बताना है आपको ये क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण का दूसरा नाम होता है स्पर्श स्वर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मीन की। अब बात करते हैं मेरे भाई किसकी, मीन की। देखो तो मीन का प्राचीन नाम क्या होता है, मीन का प्राचीन नाम होता है वली। मीन का प्राचीन नाम होता है वली। मीन की परिभाषा होती है किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज का बिना खंडित हुए जाना मीन कहलाता है। मीन की परिभाषा किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज का बिना खंडित हुए जाना मीन कहलाता है, ठीक है। लिखने का तरीका होता है इसका, मीन के लिए स्वर के ऊपर अर्ध चांद अर्थात आधा चांद बनाया जाता है, ठीक है भाई। मीन के लिए स्वर के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाया जाता है, ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन भाई देकर पूछ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनसे मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू आने वाले हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अर्धचांद किस चीज़ के ऊपर बनता है, मतलब कौन सा वो होता है जिस पर अर्धचांद बनता है। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, मीन, खटका, अलंकार या फिर कर्ण। तो आपको वहाँ पर मीन लिख कर आना है, ठीक है भाई। अब खटका, खटका आता है। देखो भाई अब हमने तीन चीज़ कर ली हैं। सबसे पहला था भाई, देखो मैं बीच बीच में रिवीजन कराता रहता हूँ क्योंकि मेरे को पता है डेट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो भाई रिवाइज जितनी बार हम करेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें की तरह कि बस गा कर चला गया कि ये बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, नहीं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। बट आपको क्या करना है यार, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और जुड़ जाओ यार। बस अब 3 दिन बाकी है। म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसको आप काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छी टेक्निक के साथ पढ़ोगे। और अच्छी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से म्यूज़िक को कॉन्कर कर लेंगे भाई। बहुत आसान है, 30 नंबर का आता है यार, काफ़ी आराम से हो जाएगा। बस सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज़, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि यार नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। मतलब हाँ, ये नहीं मिलेगा आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखे, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर नोट इन द पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे। देखो अभी आगे भी है ना, देखो ये रहे कितनी साफ राइटिंग में ये नोट्स है आपके लिए भाई। बट उसके लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, 150 रुपये, 150 रुपीज़ यार, नॉट डैट मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। नहीं, एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर देता हूँ तीनों टॉपिक क्या क्या मैंने पढ़ाए हैं। सबसे पहला है भाई हमारा अलंकार। अलंकार क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को अलंकार कहते हैं। अलंकार का चढ़ता क्रम आरोह, अलंकार का उतरता क्रम क्या कहलाता है, अवरोह। ठीक है भाई। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। भरत जी के अनुसार राग सौंदर्य का कहना है, भरत जी ने कितने अलंकार माने हैं, भरत जी ने 33 अलंकार माने हैं। मतंग मुनि ने कितने अलंकार माने हैं, मतंग मुनि ने भी 33 अलंकार माने हैं। और आरोह जी ने कितने अलंकार माने हैं, सॉरी क्या नाम उनका, अहोबल जी ने 69 अलंकार माने हैं। और शारंग देव जी ने 63 अलंकार माने हैं। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण का साधारण अर्थ होता है, जिनका कर्ण 2 प्रकार का होता है, पूर्व लगन अलंकार और
और अनुलग्न अलंकार, ये तो भाई बताया था। मीन क्या होता है? मीन का प्राचीन नाम होता है वली। ये भाई एक पीवाईक्यू है कि मीन का प्राचीन नाम क्या होता है, ऐसा ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं। ठीक है भाई। मीन की परिभाषा होती है किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज का बिना खंडित हुए जाना मीन कहलाता है। मीन लिखने का तरीका होता है, मीन लिखने के लिए स्वर के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाते हैं। ठीक है भाई। जैसे सा के ऊपर, सा और माँ के ऊपर अर्धचंद्र बना दिया। अब खटका, भाई अब खटका का साधारण अर्थ होता है डर, भय, संदेह। ये होता है भाई हमारे खटका का साधारण अर्थ। इसकी परिभाषा होती है जब चार या चार से अधिक स्वरों को गोलाई बनाकर तेज लय में गाया जाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है खटका की? जब चार या चार से अधिक स्वरों को गोलाई बनाकर तेज लय में गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई खटका कहते हैं। खटका लिखने के लिए स्वर को ब्रैकेट में लिखा जाता है। खटका लिखने के लिए स्वरों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब आता है भाई हमारा मुर्की। मुर्की का साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली मुर्की, मतलब बाली वो कानों में डाली जाने वाली मुर्की। ठीक है भाई। इसकी परिभाषा होती है जब तीन स्वरों को तेज लय में गाया जाता है। मुर्की क्या होता है? मुर्की होता है मेरे भाई जब तीन स्वरों को तेज लय में गाया जाता है। और खटका क्या होता है? खटका होता है जब चार या चार से अधिक स्वरों को गोलाई बनाकर तेज लय में गाया जाता है तो उसे कहते हैं हम खटका। ठीक है भाई। इसका प्राचीन नाम है सफुरित। जब तीन या तीन से ज़्यादा स्वरों को तेज लय में गाया जाता है, प्राचीन नाम है इसका सफुरित। इसे भाई ऐसे लिखा जाता है, मुर्खी को ऐसे लिखा जाता है सा रे और नीचे सा, या ऐसे लिख सकते हैं रे नी और नीचे सा, दो स्वर ऊपर एक स्वर नीचे। अब गमक कैसे गाए? गमक क्या होता है? गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है। जब स्वर नहीं बेटा, स्वर, हाँ स्वर सही लगा है। गमक में क्या होता है भाई? गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। ठीक है भाई। जिसका अर्थ होता है चलना। इसकी परिभाषा है जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। अब गमक के टाइप भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि गमक प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए हैं। प्राचीन काल में ही पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि गमक के कितने प्रकार माने गए हैं। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए हैं तो ये भाई हाईलाइट कर दो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। ठीक है भाई। अब ग्राम का साधारण अर्थ क्या होता है? ग्राम का साधारण अर्थ होता है गांव या देहात। ठीक है भाई। समझ गए? काफ़ी इजी था। ग्राम का साधारण अर्थ क्या होता है? ग्राम का साधारण अर्थ होता है गांव या देहात। इसकी परिभाषा है जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं। जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को हम गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को हम ग्राम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के रहने की जगह को क्या कहते हैं हम?
बहुत से लोगों, जैसे हम यहाँ पर एक 25-30 लोग एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो कॉलोनी कहते हैं। ऐसे ही अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो जहाँ पर बहुत से लोगों के रहने की जगह को हम गांव भी कहते हैं। तो बहुत से लोगों के रहने की जगह को हम गांव कहते हैं। उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को हम ग्राम कहते हैं। ग्राम के भाई 3 प्रकार होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। ग्राम के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है षड्ज ग्राम, षड्ज ग्राम, एक होता है मध्यम ग्राम और एक होता है गांधार ग्राम। ठीक है, तो भाई इसमें भाई ये एक पैटर्न याद करना पड़ता है। इसमें पैटर्न याद करना पड़ता है, मैंने तो याद कर रखा है 432 4 432। और इसके नीचे लिख दो भाई, अब पहले समझो भाई, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसके नीचे लिखो सा रे। सबसे पहले याद करो षड्ज ग्राम में क्या लिखते हैं, षड्ज ग्राम में लिखते हैं 432 4 432। और मध्यम ग्राम में क्या लिखते हैं 432 4 342। ठीक है भाई, ये याद हो गया, याद हो गया। एक बार डिवाइड करो इसे, वीडियो पॉज करो और डिवाइड करो। 432 4 432 षड्ज ग्राम के लिए और 432 4 342 मध्यम ग्राम के लिए। ठीक है, इसके नीचे लिखा सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, और इसके में नीचे लिखना है सा रे गा मा पा धा नी। अब अगर आपसे पूछे कि षड्ज ग्राम में माँ के अंतर्गत कितनी श्रुतियां हैं, तो आप 4 लिखोगे और 4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो माँ आ रहा है वो ए सा रे गा मा 4 पर आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि षड्ज ग्राम में माँ के अंतर्गत कितनी श्रुतियां हैं, किस श्रुति पर स्थापित है, तो वो तो 4 है। और कितनी श्रुतियां हैं, तो आप इधर से जाओगे और ये ऐड करते हुए यहाँ तक आओगे, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो माँ के अंतर्गत 13 श्रुतियां स्थापित हैं। तो ठीक है भाई, ये ऐसे होता है, इसे याद कर लो। मतलब याद ये कर लो 432 4 432 और 432 4 342। इतना याद कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस। और एक तीसरा टाइप भी होता है इसका, वो होता है गांधार ग्राम। गांधार ग्राम में क्या होता है मेरे भाई, गांधार ग्राम देखो, इसका प्रयोग गांधार लोग क्या करते थे, उनके स्वर्ग जाने से गांधार ग्राम उन्हीं के साथ चला गया। तो इसको मैं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग गांधार लोग क्या करते थे और उनके स्वर्ग जाने के बाद ये जो हमारा गांधार है ये भी चला गया, गांधार भी चला गया। अब एक क्वेश्चन, षड्ज ग्राम में सा स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? षड्ज कौन सा है? 432 4 432। षड्ज ग्राम में सा कौन सी श्रुति पर स्थापित है? कौन सी श्रुति पर स्थापित है मतलब एक का ही पूछ रहा है, और कितनी श्रुति उसके अंतर्गत आती है, तो सबको ऐड करते हैं। तो शाह है भाई 4थी श्रुति पर स्थापित है। तो जहाँ 4 ऑप्शन में है उस पर टिक लगा देते हैं, सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं मूर्छना। अब भाई मूर्छना की हम स्टार्टिंग कर देते हैं। एक सेकेंड, यस। तो ये मूर्छना किस धातु से बना है? मूर्छना हमारा जो है वो मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, समझ में आया? मूर्छना किस धातु से बना है? मूर्छना जो है हमारा मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है कोई भी
चमकती या फिर उभरती हुई चीज को हम मूर्छना कह देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। इस मूर्छना की डेफिनेशन बनाने के लिए हमारे पास दो मुनियों ने कोलैब करा। कौन किस किस मुनि ने कोलैब करा? भरत मुनि ने और पंडित शारंग देव जी ने कोलैब करने के बाद क्या कहा है, देखो। भरत मुनि और पंडित शारंग देव के अनुसार 7 स्वरों के आरोह अवरोह करने पर, 7 स्वरों के आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। अब आरोह अवरोह क्या होता है? बोलो मत भाई, अलंका में बताया था। चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोह और उतरते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह। तो 7 स्वरों का चढ़ना और उतरना, 7 स्वरों का आरोह और अवरोह करने को क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। अब मूर्छना भाई हमारी 4 टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप शुद्धा, अंतर साहित्य, कालंकी साहित्य, कलंकी संहिता और अंतर, ये 4 प्रकार की हमारी मूर्छना होती है। मूर्छना के लक्षण क्या होते हैं? मूर्छना का सबसे पहला लक्षण होता है ग्राम पर आश्रित। जो हमारी मूर्छना होती है वो ग्राम पर आश्रित होती है। और मूर्छना क्रमबद्ध स्वर होती है। और तीसरा संपूर्ण होती है। जो हमारी मूर्छना होती है भाई वो संपूर्ण होती है। और मूर्छना किसी विशेष स्वर से शुरू होती है। जो हमारी मूर्छना होती है वो किसी विशेष स्वर से शुरू होती है। और यहाँ पर आता है हमारा एक स्पेशल नोट, हर ग्राम से 7 मूर्छनाओं की रचना होती है। हर स्वर से 7 मूर्छनाओं की रचना होती है। अब हमारी अगली डेफिनेशन आती है जी आलाप की। आलाप भाव प्रधान होता है। और अलाप जो हमारा आलाप है वो गायन वादन का प्रारंभ होता है। तालबद्ध कब होता है? तालबद्ध जब होता है जब गीत के बीच में हो। और ताल रहित कब होता है? ताल रहित जब होता है जब गीत के अंत में या फिर गीत के बाद में हो। राग का स्वरूप, राग का स्वरूप आलाप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे राग का स्वरूप होता है वो आलाप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है भाई। राग के मुख्य स्वर का विलंबित लय में, देखो, राग के मुख्य स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना आलाप कहलाता है। आलाप के भाई प्राचीन समय में 2 टाइप माने गए हैं और आलाप के आधुनिक समय में 4 टाइप माने गए हैं। अब हम आती है हमारी लास्ट डेफिनेशन जिसका नाम है तान। तो पढ़ते हैं भाई तान की परिभाषा। किसी भी राग के स्वरों का तेज लय तथा आकार से गाने को तान कहते हैं। किसी भी राग के स्वरों को तेज लय तथा आकार में गाने को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई तान कहते हैं। अब आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। आलाप और तान में किसका अंतर होता है? आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। अब भाई यहाँ पर तान के 12 प्रकार आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है तो ये याद करने जरूरी है। तो इसके लिए भाई मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक ये है, अगर कोई बच्चा एक स्कूल 1 से ये कहानी समझना, स्कूल 2 में शिफ्ट हो रहा है तो भैया दूसरे बच्चे होते हैं जो स्कूल 2 में पहले से ही पढ़ रहे हैं, जो अदर बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं। अरे बच्चे की 3 टांग बन गई यार। एक सेकंड, ये तो गलत चमक रहा है। हाँ, बच्चे की 2 ही टांग दूंगी, तीसरी टांग कहाँ से आ गई?
हाँ तो बच्चे की हाँ ये टांग उल्टी हो रही है, ठीक है ठीक है। तो जो यहाँ पर स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो बच्चा गया है, जो दूसरे स्कूल में बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो अब ये नया बच्चा आया है, तो जो नया बच्चा आया है इसको ये बच्चे पीटेंगे, मतलब पीटेंगे नहीं, मतलब बुली करेंगे, परेशान करेंगे। तो वो है। अब याद करने के लिए ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है। अगर एक बच्चा किसी स्कूल में आया है तो वो शुद्ध है, शुद्ध है तो मतलब शुद्ध तान। और अब वो स्कूल में आया है तो जो और बच्चे हैं वो उसे पीटेंगे, मतलब कूटेंगे, मतलब कूट तान, कूट तान। और अब उसे कूट दिया मतलब पीट दिया, मतलब और फिर उसके बाद वो बच्चा मिक्स हो जाएगा उन्हीं में, तो इसे कहते हैं मिश्रतान। अब कोई म्यूजिक का टीचर आएगा और उस क्लास में पढ़ाएगा, ठीक है, म्यूजिक का टीचर आएगा उस क्लास में पढ़ाएगा, तो वह क्या पढ़ाएगा? सबसे पहले वो पढ़ाएगा अलंकारिक ताल। उसके बाद अब यहाँ पर जो बच्चा है, स्कूल की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब वो बच्चा स्कूल से अपने घर जाता है, अब वो बच्चा स्कूल से अपने घर जाता है तो वो वहाँ पर एक उसके पड़ोसी एक चिड़िया को छोड़ देता है। तो वो छूट छूट की तान, मतलब पड़ोसी ने छोड़ दिया। अब मतलब उस पड़ोसी ने छोड़ दिया चिड़िया को। तो अब ये जो हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो जब ये जो बच्चा है ये उस चिड़िया को दाने डालेगा, तो दानेदार तान। अब दानेदार तान के बाद ये जो चिड़िया है ये दाने खाकर उड़ गई, तो उसके बाद ये लड़का आ जाएगा भाई गम में, तो गमकतान। गमकतान के बाद अब ये बच्चा भाई गम में है तो ये लड़ेगा भी, लड़ंत ताल। अब ये लड़ रहा है तो ये उस दूसरी से लड़ रहा है, उसे गाली भी देगा, मतलब कुछ बोलेगा भी, तो बोलतान। अब भाई इन्होंने सोचा कि लड़ने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, हम चलते हैं बाजार, और बाजार जाकर भाई हम एक नई चिड़िया लेते हैं, तो पैसे कर लेते हैं आधे आधे, मतलब बराबर बराबर पैसे बांट लेते हैं, तो बराबर की तान, और बराबर बराबर पैसे बांट लेते हैं। अब चलते हैं बाजार, मतलब फिरते हैं बाजार में, तो फरत की तान। और फिर भाई अब उसने दोबारा गुस्सा आ गया, दोबारा लड़ाई होने लगी, तो जबड़े की तान। और फिर जब वो बच्चा पीटा है तो वक्र हो गया, तो वक्र की तान। तो भाई ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, इसे रिवाइंड कर लेना एक बार फिर से। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 खत्म होती है जिसमें हमारी 10 डेफिनेशन थी। हमने भाई 10 डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ ली है, काफ़ी आराम आराम से। अब भाई आपने यहाँ से थ्योरी तो कंप्लीट कर ली अपनी। जब आपने भाई यहाँ से थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ली है, तो अब आपको एक ज़रूरत है स्टडी मटेरियल की, कि हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और हम अपना रिवीजन कर लें। तो भाई हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टडी मटेरियल में हमारे पास क्या क्या चीज़ है? स्टडी मटेरियल में हमारे पास है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि थ्योरी भाई जब आपने कंप्लीट कर ली है तो अब आपका एम होना चाहिए कि देखना कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है क्वेश्चन होगा, क्या जो मैंने थ्योरी पढ़ी है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो सफिशिएंट तो है ही वैसे ऑब्वियसली, तो इसलिए आप इसके टेस्ट करो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और हम आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे भाई? क्या क्या क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि यूनिट 1 में से कितने क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 2 में से कितने क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 3 में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद भाई हम आपको सैम्पल पेपर भी में प्रोवाइड करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसे वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे भाई 80 to 90% पेपर इससे ही आएगा, मैं कह रहा हूँ। तो ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमारे ये नोट्स हैं प्रीमियम नोट्स, भाई प्रीमियम नोट्स, अच्छी क्वालिटी के ये जो हमारे नोट्स हैं इसे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक सीक्वेंस में। जैसे यूनिट 1 के नोट्स अलग, यूनिट 2 के नोट्स अलग, यूनिट 3 के नोट्स अलग, और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में, साफ साफ हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में। तो अगर आपको ये हमारा स्टडी मटेरियल जो है, अगर ये आपको इंग्लिश में चाहिए तो इसका प्राइस पड़ लगेगा आपको भाई ₹149। इसका कितना प्राइस रहेगा? इसका प्राइस रहेगा भाई 149। और अगर आपको भाई ये हिंदी में भी चाहिए, मतलब हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो वो भी 149।
बट अगर ये आपको भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए तो ये आपको पड़ेगा भाई 289 रुपीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रही है आपको। और भाई अब ये पैसे पे कर कर आप इसको अपने स्टडी मटेरियल कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर है भाई 72480, ये नंबर। अगर आपको कोई भी क्वायरी है या फिर आपको परचेज़ करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और ये व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इतना रिटेन कर लेते हो और हमारे स्टडी मटेरियल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट फुल आउट ऑफ फुल के लिए ये है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इतना बहुत है, एंड थैंक यू।